हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले 6 लेक्चर में क्लास 10 साइंस के सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, जिसे हम 1 से 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस चैप्टर की जो थ्योरी है, यानी जो 1 से 6 लेक्चर हैं, उनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसकी वीडियो डाल दी है। हर वीडियो 10 से 12 मिनट का है, तो आपको बहुत ही ध्यान से देख लेना है और फिर अपन को एक्सरसाइज करना है। वैसे देखो, मैं एक्सरसाइज को इस तरीके से समझाऊँ कि आपको हर चीज़ यहीं पे क्लियर हो जाए, लेकिन क्या है ना कि हमको बोर्ड एग्जाम तक के लिए इसको माइंड में रख के चलना है। तो इसके लिए सबसे पहला अप्रोच ये होता है कि हमें चैप्टर बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, HPN क्लासेस को यूट्यूब पर सर्च करना है और क्लास 10 साइंस के सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार, लवण को की जो 6 वीडियो है उनको ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलो हम एड लगाएंगे क्या, एक्सरसाइज, यानी हम अभी पढ़ेंगे क्या, एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज किसकी एक्सरसाइज है ये, चैप्टर 2, नाम है इसका अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी कि रसायन विज्ञान का चैप्टर है ये। ठीक है, साइंस में जो रसायन विज्ञान है उसका चैप्टर है ये। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, तो सबके पास बुक तो होगी, NCERT बुक 10 साइंस की। ठीक है, तो बुक को उठा लो और एक्सरसाइज वाला जो टॉपिक है उसको खोल लो। ठीक है, चैप्टर के लास्ट में दिया गया है और प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ के हमको इसको सॉल्व करना है। देखो, किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज को करने का पहला अप्रोच ये होता है कि हम हर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। यदि हम ध्यान से पढ़ लेंगे ना हर क्वेश्चन को, और यदि हमने चैप्टर को ढंग से पढ़ रखा है, तो उसका आंसर हमारे माइंड में ऑटोमेटिक ही क्लिक हो जाता है कि इसका आंसर भाई ये होगा। ठीक है, अब क्षार लाल एटम्स को नीला कर देते हैं, तो हमें पता है क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन में देखो, पहले का क्या है 1, दूसरे का 4, तीसरे का 5 और चौथे का डी का कितना है 10। तो देखो 7 से अधिक है, क्या है 7 से अधिक तो 10 ही है, तो इसका आंसर क्या होगा 10 होगा। यानी क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है और इनका करेक्टर होता है लाल एटम्स पेपर को नीला कर देने का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा डी, यानी कि 10। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब नंबर सेकंड क्या है, देखो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से, अंडे का जो कवच होता है वो क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इसके पिसे हुए से कोई विलयन है ना, यहाँ पे हमको पता नहीं है कि कौन सा विलयन है। ठीक है, क्रिया करता है और आगे क्या बोल रहा है, क्रिया करता है तो एक गैस उत्पन्न करता है जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस तो एक ही होती है, CO2। ठीक है, तो यानी कि कोई रिएक्शन करेगा जो CO2 गैस को उत्पन्न करेगा, जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ठीक है, तो बताना है कि यहाँ पे विलयन कौन होगा। ठीक है, और ऑप्शन में दिए गए हैं, पहला दिया गया है क्या NaCl, सेकंड दिया गया है HCl, सी दिया गया है LiCl और डी दिया गया है KCl। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि जो CaCO3 है ये क्या है, एक कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि क्या है, लवण है ये। ठीक है, कार्बोनेट है, एक कैल्शियम कार्बोनेट, धात्विक कार्बोनेट है। और धात्विक कार्बोनेट जब भी किससे क्रिया करता है, अम्ल से, यानी इसमें HCl से क्रिया करेगा, ये HCl से क्रिया करेगा तो CaCl2 बनाएगा पहले तो, और प्लस में CO2 देगा और प्लस H2 देगा, ऐसे करके। यानी कि यही वो गैस होती है जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है, CO2 गैस। यानी कि अम्लों की कार्बोनेट से क्रिया होती है तो CO2 गैस निकलती है। ठीक है, ये वाला जो हमने रासायनिक गुण पढ़ा है, ठीक है, वो है कार्बोनेट पे जो क्रिया होती है अम्ल की। तो इसका आंसर क्या होगा HCl, यानी कि HCl इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है, HCl करेगा रिएक्शन तो CO2 गैस उत्पन्न होगी। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे ध्यान से। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन को पूर्णतः उदासीन हो जाता है। मतलब NaOH का 10 ml विलयन HCl के
NaOH का 10 ml विलयन, 10 ml मतलब 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन ये है कि जो NaOH है और जो HCl है ये दोनों रिएक्शन करते हैं, तो हमको पता है ये क्षार है, ये अम्ल है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीन ही होना है। तो इसमें लवण बनता है, मतलब NaCl बन जाएगा और प्लस जल बन जाएगा, यानी कि H2 बन जाएगा। अब वो बोल रहा है कि NaOH का 10 ml HCl के 8 ml से उदासीन होता है, पूर्णतः उदासीन हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि NaOH का 20 ml, यानी कि NaOH का 20 ml HCl के कितने ml से उदासीन होगा, यानी कितने से उदासीन होगा, यहाँ पे सेम रिएक्शन है, यही बनेगा। तो देखो 10 ml हो रहा है 8 ml से उदासीन, यानी कि 10 ml NaOH 8 ml HCl द्वारा उदासीन होता है। तो NaOH का 20 ml HCl के कितने से होगा, 8 दूनी 16, क्योंकि देखो इसकी मात्रा दुगनी होगी ना, तो इसकी मात्रा भी दुगनी चाहिए हमको, तो 8 दूनी 16 होता है, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, यानी कि 16 ml HCl 20 ml NaOH को आसानी से उदासीन कर देगा। तो इसका आंसर होगा कौन सा, डी, 16 ml। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आ रही ना। मैंने बोला था क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि सबसे पहला हमारा फर्स्ट जो अप्रोच है क्वेश्चन के साथ वो ये है कि हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को पढ़ते टाइम वो समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा है, और जब हम क्वेश्चन की भाषा को समझने लगेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, डी, यानी 16 ml। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, 4। चलो, बोल रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि अपच क्या होता है, यानी कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से कौन सी औषधि का यूज होता है। तो सबसे पहले हमको समझना है क्या कि अपच क्या होता है। अपच का मीन्स ये होता है कि जो हमारा आमाशय होता है, जो आमाशय में HCl की मात्रा बढ़ जाए, मतलब आमाशय में एसिडिटी हो जाए, तो उसको बोलते हैं अपच होना। ठीक है, और आमाशय की एसिडिटी को दूर करने के लिए एंटासिड यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं, एंटासिड। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि एंटासिड। ठीक है, आमाशय की अम्लता को दूर करने के लिए एंटासिड उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो अपने एक्सरसाइज में 1 से जो 4 नंबर के क्वेश्चन तक, ये क्या थे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे, यानी वैकल्पिक क्वेश्चन थे। ठीक है, अब 5th नंबर के क्वेश्चन से पढ़ेंगे जो कि हमको थ्योरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, उनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और ठीक है, इनको भी हमने ध्यान से पढ़ लिया है। अब हम 5 नंबर के क्वेश्चन से पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है, तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर डालेंगे 5। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो, मैं क्वेश्चन को स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको स्पष्ट। आपको अपनी बुक खोल के बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलो देखिए, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि सबसे पहले तुम शब्द समीकरण लिखो और उसके बाद समीकरण को संतुलित करो। ठीक है, फिर उसको लिखो संतुलित करके। तो सबसे पहले इसमें ए नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। देखो, ए नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि शब्द समीकरण लिखेंगे हम इसके लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये कैसा है, तनु है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक चूर्ण के साथ, यानी प्लस में क्या लेना है अपन को, जिंक लेना है, के साथ अभिक्रिया करता है। देखो, जिंक सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। जिंक चूर्ण है, यानी कि पाउडर। ये सब समीकरण हो गया। अब इसका लिखेंगे अपन क्या, संतुलित समीकरण। तो इसका जो संतुलित समीकरण होगा वो क्या होगा, सबसे पहले तो इसके लिए हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। इस यौगिक का जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4। ये कैसा है, तनु है, यानी कि डायल्यूट है, प्लस जिंक यानी कि Zn, ये चूड़ी है, चूड़िया पाउडर। रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा, यानी कि ZnSO4 प्लस H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस, यानी कि H2। ऐसे करके देख लो, बैलेंस है, हाँ संतुलित है। H2 SO4 1 Zn1 यानी कि ये समीकरण अपना क्या हो गया, संतुलित है। ये हो गया ए। ठीक है, अब देखो
बी नंबर का क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे। बी क्या बोल रहा है, स्क्रीन पे देखो आप ध्यान से। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, ठीक है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी, मैग्नीशियम पट्टी का मतलब मैग्नीशियम रिवेन के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कैसा है, तनु। मैग्नीशियम पट्टी यानी कि मैग्नीशियम पट्टी के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो जाएगी, यानी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, ठीक है। ए हो गया शब्द समीकरण बी नंबर के क्वेश्चन के लिए। अब लिखेंगे इसका हम संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, कैसा है, तनु है, यानी कि डाइल्यूट है, तनु, प्लस मैग्नीशियम रिवेन यानी मैग्नीशियम पट्टी यानी कि Mg, ये रिएक्शन करेगा, सो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा यानी कि MgCl2 और प्लस H2 गैस ऐसे निष्कासित हो जाएगी। अब इसको बैलेंस करना है, यानी संतुलित करना है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है ना, तो यहाँ पे ऐसे 2 लगा दो, Cl भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, Mg 1 है, Mg 1 है, यानी ये समीकरण क्या हो गया अपना, संतुलित हो गया, ठीक है। पहले हमें शब्द समीकरण लिखना है, उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण लिख देना है। चलो अब करते हैं अपन सी नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ये कैसा है, तनु है, ये करता है एल्यूमिनियम चूर्ण, एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ रिएक्शन करता है। तो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल जब भी एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस, दिख रहा ना प्रॉपर। चलो सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तो इसका शब्द समीकरण हो गया सभी क्रिया का, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ये शब्द समीकरण हो गया। अब हम लिखेंगे इसके लिए संतुलित समीकरण यानी कि रासायनिक समीकरण। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है फॉर्मूला, H2SO4 होता है। H2 कैसा है, तनु है, मतलब डिल यानी डाइल्यूट, ठीक है। ये रिएक्शन करेगा एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ यानी कि Al के साथ, ये एल्यूमिनियम चूर्ण है यानी सॉलिड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा यानी कि Al2SO4 का होल थ्राइस, प्लस H2 गैस बन जाएगी। अब देखो इसको बैलेंस करना है हमें, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लगा दूँ, H2 2 है, SO4 यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे इसको ऐसा 3 लगा दो। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 6 हो गया, तो यहाँ पे हम ऐसा 3 लगा देंगे। अब देखो बैलेंस हो गया होगा, बैलेंस है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये एल्यूमिनियम चूर्ण है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ओके, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डी नंबर क्वेश्चन को। तो डी नंबर क्वेश्चन क्या है, डी नंबर का क्वेश्चन है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। लौह के रेतन यानी लौह की छड़ के साथ, जो रेती होती है ना लोहे की यानी पतली पत्ती सी, उससे रिएक्शन करता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलो डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आयरन की रेती के साथ अभिक्रिया करता है, आयरन की पतली पत्ती के साथ, ठीक है।
डी नंबर क्वेश्चन। हाइड्रो क्लोरिक अम्ल रिएक्शन करता है आयरन रेतन से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अम्ल रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस ही निष्कासित करता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl आयरन के साथ मतलब Fe के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या? आयरन क्लोराइड FeCl2 और प्लस H2। बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। ये हो गया डी नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आयरन रेतन के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक क्या हो गया? 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। अप्रोच वही है कि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होता है, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। यानी कि जो एल्कोहल और ग्लूकोज हैं ये ऐसे यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोजन तो होता है, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। तो इसे एक प्रयोग के द्वारा हमको समझाना है कि क्यों नहीं होता है, ठीक है। वहाँ समझते हैं, ठीक है। तो इसके प्रयोग के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक बीकर लेते हैं, कुछ ऐसा एक हम बीकर लेते हैं और नीचे इसमें क्या करते हैं? एक रबर का कॉर्क लगा देते हैं। ये लगा दिया हमने रबर का कॉर्क। इस रबर के कॉर्क में हमने 2 आयरन की नेल्स लगा दी, यानी आयरन की 2 पतली छड़ें लगा दी इलेक्ट्रोड के रूप में। ये 2 आयरन की रॉड लगा दी और हमने इसमें ये जो बर्तन लिया है ये बीकर है, और ये बीकर कितने आयतन वाला है? 100 ml आयतन वाला लगभग, है ना। 100 ml आयतन वाला बीकर है ये, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं कि इन दोनों रॉड्स को, आयरन की रॉड को एक बैटरी, एक बल्ब और एक कुंजी के साथ संयोजित कर देते हैं। यानी ये क्या है? ये है बैटरी, ये है बल्ब और ये है कुंजी। बैटरी लगभग 6 वोल्ट वाली है, 6 वोल्ट वाली, 6 वोल्ट की बैटरी है ये, ठीक है। ये विद्युत बल्ब है, ये कुंजी है, ठीक है। 6 कर रहे हैं। ये क्या है? एक प्रैक्टिकल के द्वारा इसको समझ रहे हैं। यानी कि क्रियाकलाप, ठीक है। अब देखो हम क्या करें, देखो हम इसको प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? हम HCl को ले लेंगे, फिर हम सेकेंड टाइम इसमें H2SO4 को ले लेंगे, और हमको निकालना ये है कि जो एल्कोहल होता है यानी कि C2H5OH होता है और ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 होता है। सबसे पहले हम इसमें HCl लेंगे, फिर हम H2SO4 को देख लेंगे, फिर इन दोनों के प्रभाव को देखते हुए फिर हम एल्कोहल और ग्लूकोज को देख लेंगे। क्वेश्चन ये है कि
अम्ल की तरह एल्कोहल और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन फिर भी हम इनका वर्गीकरण अम्ल के तरह क्यों नहीं करते हैं? तो इसको हम एक क्रियाकलाप से समझते हैं कि क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें के लिए हम क्या करते हैं, एक 100 ml आयतन वाला बीकर ले लेते हैं और इसमें हम रबर का कॉर्क लगा देते हैं, रबर का कॉर्क। इस कॉर्क पर आयरन की 2 पतली छड़ें लगा देते हैं, यानी 2 नेल्स लगा देते हैं आयरन की। ठीक है, ये क्या है, ये हैं Fe की रॉड, पतली 2 रॉड हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हम आपस में एक बैटरी, बल्ब और कुंजी की सहायता से जोड़ देते हैं। अब जैसे ही हम इस बीकर में पहले किसको लें, HCl को लेते हैं, यानी पहले हम किसको ले लेते हैं, HCl को, यानी अभी हमने इसमें किसको ले लिया है, HCl को ले लिया है। जैसे हम इसमें HCl को लेते हैं और बैटरी की कुंजी को ऑन कर देते हैं, कुंजी को क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो जो बल्ब है, बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है, बल्ब जल जाता है। क्यों जल जाता है, क्योंकि अम्ल आयनों में टूट जाता है, HCl अम्ल है, AH+ और Cl- आयन में टूट जाता है, तो बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है। ठीक बिल्कुल इसी प्रकार का हम यही काम किसके साथ करते हैं, H2SO4 को लेके करते हैं। जब हम H2SO4 को इसमें लेते हैं और बैटरी को ऑन कर देते हैं कुंजी की सहायता से, तो बल्ब पुनः क्या हो जाता है, जल जाता है। क्यों जल जाता है, क्योंकि H2SO4 भी अम्ल है जो पूर्णतः आयनों में वियोजित हो जाता है। कैसे आयनों में, 2H+ आयन में और प्लस SO4-2 आयन में वियोजित हो जाता है, SO4-2 आयन में। इसलिए विद्युत जो बल्ब होता है वो क्या हो जाता है, जल जाता है। लेकिन जब हम इसमें इसी क्रम में एल्कोहल को लेकर बैटरी को ऑन कर देते हैं तो बल्ब नहीं जलता है। और इसी प्रकार से हम ग्लूकोज को इसमें लेकर बैटरी को ऑन करते हैं तो बल्ब नहीं जलता है। इसका अर्थ ये हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि HCl और H2SO4 प्रबल अम्ल होते हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि ये आयनों में वियोजित हो जाते हैं। H+ आयन में और माइनस आयन में टूट जाते हैं। ठीक है, मतलब प्लस आयन और माइनस आयन में टूट जाते हैं। लेकिन जो एल्कोहल और ग्लूकोज होता है ये अम्ल की तरह कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं और विद्युत बल्ब इसलिए ही जलता भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इस प्रकार से हम कभी भी एल्कोहल और ग्लूकोज का वर्गीकरण अम्ल के जैसे नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि अम्ल तो आयनों में वियोजित हो जाता है, लेकिन ग्लूकोज और एल्कोहल आयनों में वियोजित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो आश्रित जल होता है, आश्रित जल विद्युत का कुचालक होता है, जबकि वर्षा जल विद्युत का सुचालक होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। तो जो आश्रित जल होता है वो शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर होता है, ये आयनों में वियोजित नहीं होता है, इसलिए ये विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जो वर्षा जल होता है, वर्षा जल में सॉल्ट होता है, क्या होता है, सॉल्ट, जो कि इसको हेल्प करता है आयनों में वियोजित होने के लिए। इसलिए वर्षा जल क्या होता है, सुचालक होता है, और आश्रित जल क्या होता है, कुचालक होता है, क्योंकि ये आयनों में वियोजित नहीं होता है। वर्षा जल में सॉल्ट होता है, यानी कि लवण होता है, जो कि इसे आयनों में वियोजित करने में हेल्प करता है ना। ये क्या करता है, हेल्प करता है आयनों में वियोजित होने में। ठीक है, तो इसलिए ये विद्युत का सुचालक होता है, जबकि आश्रित जल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, अब जो 8 से 15 तक क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक हमने 1 से 7 तक इनको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है।